Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. Firstly, congratulations to all the successful candidates of Aptiplus Academy for Civil Services for their selection in UPSC 2021. It is indeed a proud moment for Aptiplus Academy as the legacy of success continues with 45 plus selections in UPSC CSE 2021. So congratulations to all the toppers. आज की पहली टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी। बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है दिगांतर। दिगांतर ने गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। दिगांतर जल्द ही इंडिया का पहला जो कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी है उसे सेटअप करेगा। स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी नाम से जाहिर है स्पेस में क्या सिचुएशन चल रहा है इसे ऑब्जर्व करना है, इस ऑब्जर्वेटरी का काम होगा। ये ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स को ट्रैक करेगी। इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में जो भी स्पेस डेब्रीज, स्पेस जंक है उन्हें भी ट्रैक करेगी। स्पेस डेब्रीज या स्पेस जंक यानी ऐसे ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। इसमें हम जो रॉकेट्स छोड़ते हैं उनके जो डिफरेंट स्टेजेस खुल के नीचे आते हैं उनके पार्ट्स हो सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट्स जो अभी नॉन फंक्शनल हैं उनके पार्ट्स हो सकते हैं। ऐसे सैटेलाइट्स जो अभी और काम में नहीं आ रहे हैं वो अभी नॉन फंक्शनल बन चुके हैं, वो भी उसी तरीके से स्पेस में घूमते रहते हैं। तो इन्हीं सब पार्ट्स को कहते हैं स्पेस डेब्रीज। स्पेस डेब्रीज के ऊपर हमने एक पूरे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन की थी प्रीवियस सेशन में। स्पेस डेब्रीज एक बहुत मेजर कंसर्न बनता जा रहा है क्योंकि ये ऐसा मानना है कि कुछ सालों के बाद ऐसा हो सकता है कि एक केस्लर सिंड्रोम जैसी सिचुएशन बन जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्पेस डेब्रीज इतने बढ़ जाएंगे स्पेस में कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगेंगे और जब इतनी कोलिशंस बढ़ जाएंगी तो कोलिशंस की वजह से डोमिनो इफेक्ट होगा। डेब्रीज की जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट हम और फर्दर सैटेलाइट्स नहीं प्लेस कर पाएंगे ऑर्बिट्स में, नॉन फंक्शनल हो जाएंगी ऑर्बिट्स। तो वेदर फोरकास्ट हो या दूसरी जो भी स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो वो भी धीरे धीरे उसमें भी अफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसी को रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स अभी लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है इंडिया में जो पहली बार जो अभी सेटअप की जा रही है ये इन स्पेस डेब्रीज को ट्रैक करेंगी, तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा। यहाँ पे स्पेस डेब्रीज को ट्रैक करने के बाद कई सारी प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा इन डेब्रीज को टैकल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन्हें हायर ऑर्बिट में पहुंचा देना या फिर इन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस खींच के लाना, उनको एक नेट का यूज़ करके उसको कैच करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाना ताकि वहाँ पे वो बर्न हो जाए। ऐसी कई तरीके की इनिशिएटिव्स अभी लाई जा रही हैं। हम आते हैं यहाँ पे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी पे जो स्पेस में हो रही सभी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेगा, सिर्फ स्पेस डेब्रीज ही नहीं। इसमें जो भी मिलिट्री सैटेलाइट्स हमारे जो रीजन है वहाँ पे जो होवर कर रहे होंगे उन्हें भी ट्रैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन जब वॉर हुआ था उस टाइम पे रशिया ने स्पेस में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी थी, मिलिट्री प्रेजेंस उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो इन दैट केस दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये ऑब्जर्वेटरीज काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। एट प्रेजेंट अमेरिका ही डोमिनेंट प्लेयर है जो स्पेस डेब्रीज को मॉनिटर करता है यूजिंग इट्स ओन ऑब्जर्वेटरीज इन मल्टीपल लोकेशंस, और दूसरी जो कंट्रीज हैं वो डेटा के लिए अमेरिका के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। स्पेशली जो ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच का जो एरिया है यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ऑब्जर्वेटरी नहीं है। तो इंडिया में जब उत्तराखंड में ये ऑब्जर्वेटरी सेटअप हो जाएगी तो ये जो गैप है ये फुलफिल हो जाएगा। अब हम खुद भी ट्रैक कर पाएंगे स्पेस डेब्रीज को। सिग्निफिकेंस की बात करें तो
एज डिस्कस्ड बिफोर, हम अभी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं डेटा के लिए, लेकिन अब हमारी खुद की इंडिजिनस डेटा जनरेट होगी जो कि यूटिलाइज की जा सकेगी बोथ फॉर सिविलियन पर्पसेस एज वेल एज फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो एक सेल्फ रिलायंस अटेन होता दिखेगा धीरे धीरे। ऑब्जर्वेटरी जो है वो काफ़ी पावरफुल रहेगी क्योंकि ये डीप स्पेस में जाके इवेंट्स को मॉनिटर कर पाएगी। तो इसकी वजह से जो जियो स्टेशनरी या हाई अर्थ ऑर्बिट्स में हो रही गतिविधियां, जो भी स्पेस में चल रहा है, इसकी पूरी डेटा जो है वो हमारी ग्राउंड बेस्ड सेंसर नेटवर्क तक पहुंच सकेगी। तो हाई क्वालिटी ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगे इसमें। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से चाइना एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। तो चाइनीज सैटेलाइट्स की क्या गतिविधियां हैं हमारे रीजन में, इसे अब हम खुद ट्रैक कर पाएंगे यूजिंग आवर ओन इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, और इसके लिए हमें फर्दर यूएस या दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। 2022 में ही अब तक 90 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्चेस हो चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट कोलिशन की जो रिस्क है वो बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो अर्थ ऑर्बिट्स हैं, वो लो अर्थ ऑर्बिट हो या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हो, ये बहुत कंजेस्टेड होते जा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेटरी जो है ये 10 सेंटीमीटर से भी छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें ट्रैक कर सकेगी स्पेस में। तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है स्पेस डेब्रीज के ट्रैक करने की कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे। तो जब इंडिया में ही इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाती है, प्रमोट की जाती है, तो हमारी जो इंडिजिनस रिजिलियंट कैपेबिलिटीज हैं उन्हें बूस्ट मिलता है, और ग्लोबल स्टेज में इंडिया का प्रेजेंस जो है वो भी और स्ट्रांग होके आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिंग प्रोजेक्ट। रिसेंटली बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया एक यूनाइटेड नेशंस लेड इनिशिएटिव में जिसका नाम है स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस या सिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स हैं ये इंस्टॉल करेंगे इंडिया में बने हुए स्पेक्ट्रोस्कोप चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग में। बेसिकली स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस या सिंग प्रोजेक्ट जो है ये एक यूनाइटेड नेशंस लेड इनिशिएटिव है, जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के सभी रिसर्च टीम्स को इनवाइट किया गया है ताकि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करे और खुद के पेलोड्स डिजाइन करे जो कि चाइनीज तियांगोंग स्पेस स्टेशन में अपलोड किए जाएंगे। सिंग प्रोजेक्ट जो है ये फर्स्ट स्पेस कोलैबोरेशन है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं सभी कंट्रीज की स्पेक्ट्रोग्राफ अपनी खुद की बनाए और उसे सेंड करे और पोजीशन करे इस चाइनीज स्पेस स्टेशन में। स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है। लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स के ऊपर डिपेंड करके उनकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं। तो जब इनमें ये स्प्लिट हो जाती हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइट का, उसे स्टडी करने में बहुत मददगार साबित होता है। स्पेस स्टेशन और अर्थ की जो ऑर्बिट है इसके बीच में जो इंटरस्टेलर गैस हैं, इसकी जो सोर्सेस हैं, इन्हें एनालाइज करने में हेल्प हो पाएगी जब इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो स्प्लिट करके आगे लेके आके स्टडी कर पाएगा। हम यहाँ पे बार बार तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है इसकी बात कर रहे हैं। तियांगोंग स्पेस स्टेशन को चाइना जो है लो अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ के सरफेस से 340 और 450 किलोमीटर के बीच में जो ऑर्बिट है वहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चाइना का ये पहला स्पेस स्टेशन है और इट इज द गोल ऑफ द थर्ड स्टेप ऑफ द चाइना मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। मतलब चाइना का जो मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है इसका ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है ये टी शेप का होगा और कंप्लीट हो जाने के बाद ये अभी एट प्रेजेंट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS उसकी 20% की जो वेट है उसे कंप्राइज करेगा। उतना ये मैसिव होगा, 460 टन्स का होगा ये अर्थ के वेट के ऊपर अगर हम कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें। और अभी एट प्रेजेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये पहला स्पेस स्टेशन है हमें पता है, लेकिन अभी धीरे धीरे ये
ऑब्सोलेट होता जा रहा है। 7 साल मैक्सिमम इसकी और एक लाइफ स्पैन बची हुई है, इसके बाद इसे धीरे धीरे डिसमेंटल कर दिया जाएगा। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है इसे कंसिडर किया जा रहा है कि ये सेकेंड सच स्टेशन होगा आफ्टर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ISS। तियांगोंग स्पेस स्टेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, टी शेप का। तियांगोंग स्पेस स्टेशन में कई सारे मॉड्यूल्स हैं। पहला है तियानहे, ये कोर मॉड्यूल है तियांगोंग स्पेस स्टेशन का, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इस मॉड्यूल में 3 सेक्शंस है। एक हैबिटेशनल क्वार्टर है जहां पे चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो है वो रहेंगे। एक नॉन हैबिटेबल सर्विस सेक्शन है, सर्विसिंग के डिफरेंट काम के लिए। एक डॉकिंग हब है जहां पे स्पेसक्राफ्ट जो आके डॉक हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, वो पार्ट। तो तियानहे जो है ये कोर मॉड्यूल है और इसके ये 3 सेक्शंस हैं। दूसरा मॉड्यूल है वेंशियन। वेंशियन को 2022 के जुलाई में ही लॉन्च किया गया था। इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। एक तो रहेगा कोर तियानहे मॉड्यूल का ही एक बैकअप जो स्पेस स्टेशन को कंट्रोल और मैनेज करेगा। इसमें एक एयरलॉक भी रहेगा जहां से मेन एग्जिट रहेगा और एस्ट्रोनॉट्स जो है वो फ्यूचर में स्पेस वॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा एक मैकेनिकल आर्म भी रहेगा जो स्पेस क्राफ्ट को बार बार रीलोकेट करने को हेल्प करेगा और रीडॉक करने को, मतलब एक बार ज्वाइन करना और उसे फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना स्पेस क्राफ्ट को। ये मैकेनिकल आर्म भी वेंशियन में ही रहेगा। तीसरा मॉड्यूल है मेंशियन। इसे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लॉन्च किया जाएगा इस साल। इसमें एक एयरलॉक फैसिलिटी रहेगी जिसमें इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रावधान है वो रहेंगे। चौथा है शुनशियान स्पेस स्टेशन टेलीस्कोप। ये 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें 2 मिरर्स रहेंगे, 2 मीटर के मिरर्स रहेंगे और ये नेक्स्ट 10 साल तक पूरे इंटायर स्काई को इमेज कर पाएगा। 40% ऑफ द इंटायर स्काई जो इसके रेंज में रहेगा इसे ये इमेज कर पाएगा। ये स्पेस स्टेशन जो है इसे ऑर्बिट करेगा, जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है उसे ऑर्बिट करेगा ये टेलीस्कोप, और थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन रहेगा इसका ताकि ये पीरियोडिकली स्पेस स्टेशन के साथ डॉक हो सके, रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, और फिर उसके बाद वो फिर से उससे अलग होके उसके चारों ओर घूमती रहे और पूरे जो स्काई है उसे स्टडी करती रहे ये टेलीस्कोप। फुल्ली असेंबल होने के बाद चाइना की जो स्पेस स्टेशन है कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसमें सारे ही जो मॉड्यूल्स हैं वो दिखाए गए हैं और ये काफी एक बड़ा ब्रेक थ्रू रहेगा चाइना के लिए। अगली टॉपिक है अनंगताल लेक। रिसेंटली अनंगताल लेक जो कि साउथ दिल्ली में स्थित है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। अनंगताल लेक जो है इसे 1000 वर्ष से भी पहले बनाया गया था। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, इसी के सेक्शन 4 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनंगताल लेक को नोटिफाई किया है एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अनंगताल जो है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ वेस्ट में है और जोगमाया टेम्पल के नॉर्थ में है। 1060 AD में इसे बनाया गया था। इस टैंक को तोमार डायनेस्टी के जो किंग थे अनंगपाल II, उन्होंने बनाया था। अनंगपाल II जी ने लालकोट बिल्डिंग को भी बनाया था। अनंगपाल जी ने ही दिल्ली को एस्टैब्लिश किया था इन द 11th सेंचुरी। जो भी इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पाए गए हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि अनंगपाल तोमार जी जो है वही दिल्ली और हरियाणा जो प्रेजेंट डे है वहां के रूलर रहे थे 8th और 12th सेंचुरीज के बीच में। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैसिफिक ब्लूफिन टूना। ओवरफिशिंग की वजह से कई सारी फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही थी। इसीलिए कई सारी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, कोरिया, ताइवान, मेक्सिको, इन्होंने कई दशकों से ओवरफिशिंग को चेक करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए। इसमें से एक था पैसिफिक ब्लूफिन टूना जो है, इस फिश की
जो संख्या है इसे बढ़ाना। और एट प्रेजेंट जो स्टॉक असेसमेंट हुई है, जो रिपोर्ट निकल के आई है by the International Scientific Committee for Tuna and Tuna-like Species in the North Pacific Ocean, इस की जो मीटिंग है इसमें निकल के आई है कि पैसिफिक ब्लूफिन टूना की जो पॉपुलेशन है वो अभी एट प्रेजेंट सेकेंड हाईएस्ट है इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। पहले तो देखते हैं पैसिफिक ब्लूफिन टूना कुछ इस तरीके से दिखती है। पैसिफिक ब्लूफिन टूना की क्या पॉपुलेशन है, इसे असेस करने के लिए ब्लूफिन टूना की क्या बायोमास है, इस पैरामीटर को यूज किया जाता है। तो ये देखा गया है कि जो पहला टारगेट था वो 2024 का था, वो ऑलरेडी मीट हो चुका है कि इतनी पॉपुलेशन हमें लानी है, तो ये ऑलरेडी जो टारगेट है वो मीट हो चुकी है। पैसिफिक ब्लूफिन टूना की जो बायोमास है ये बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुकी थी इन दी 1990s एंड 2000s ड्यू टू ओवर फिशिंग। पैसिफिक ब्लूफिन टूना जो है ये इट इज द लार्जेस्ट टूना एंड इट कैन लिव अप टू 40 years। ये टूना फिशेस जो हैं ये सारी ही ओशंस में माइग्रेट करती हैं पैसिफिक ओशन से, और ये 3000 फीट से भी ज्यादा डेप्थ में डाइव करने की क्षमता रखती है। पैसिफिक ब्लूफिन टूना अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, ये टॉर्पीडोज की तरह ये स्पीड में भागती है। ये बहुत ही ट्रमेंडस प्रेडेटर्स हैं। जब से ये इनकी एग्स हैच कर लेती हैं तब से ये टूना फिशेस जो हैं, हेरिंग, मैकरल, दूसरी जो ईल्स हैं, इन्हें हंट करना शुरू कर देती हैं एंड दे आर रियली नोन फॉर देयर शार्पेस्ट विजन। वो अपनी विजन के लिए जानी जाती है, वो हंट करती है बिकॉज ऑफ इट्स शार्प विजन, जो कोई भी बोनी फिश जो है इसे ट्रैक कर लेती है। ब्लूफिन टूना की 3 स्पीशीज हैं, अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न। अटलांटिक ब्लूफिन टूना जो है ये लार्जेस्ट होती है, ये सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड है। अटलांटिक ब्लूफिन टूना को सबसे ज्यादा कैच किया जाता है, सबसे ज्यादा इसकी फिशिंग की जाती है फ्रॉम द मेडिटरेनियन सी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है ब्लूफिन टूना फिशेस का वर्ल्ड में। ब्लूफिन टूना जो फिशेस हैं इनकी अगर IUCN स्टेटस की हम बात करें तो ये एंडेंजर्ड है। साइंटिफिक नेम जो है ये थुन्नस थाइनस है और वेट 1500 पाउंड्स तक की होती है, लेंथ 6 से 10 फीट की, और ये ओशंस में ही रहते हैं। अगली टॉपिक है वर्ल्ड वाटर वीक। वर्ल्ड वाटर वीक 2022 को ऑब्जर्व किया जाएगा स्वीडन के स्टॉकहोम में बिटवीन 23 अगस्त टू 1 सितंबर। 1991 से ही वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये ग्लोबल वाटर इश्यूज के ऊपर एक हाईएस्ट लेवल का कॉन्फ्रेंस है जो हर साल 1991 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2022 वर्ल्ड वाटर वीक का थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। इस साल का जो इवेंट है इसे हाइब्रिड मैनर में ऑब्जर्व किया जाएगा। 23 to 25 अगस्त ऑनलाइन मोड, 28 to 1 सितंबर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ये स्वीडन के स्टॉकहोम में होगा। इस न्यू फॉर्मेट में कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो लोगों को यूनाइट करेंगी ऑन द इशू ऑफ वाटर। इट विल यूनाइट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, आइडियाज को बूस्ट करेगी, इनोवेशन लाएगी और डिस्कशंस जो हैं इन्हें और भी प्रमोट करेगी अबाउट द फ्यूचर ऑफ वाटर। 2022 का जो वर्ल्ड वाटर वीक है इसमें नियरली 300 सेशंस होंगे जो वाटर रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर स्केड्यूल्ड हैं। इसमें फूड सिक्योरिटी आती है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। ये सारे ही वाटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। वाटर के सिग्निफिकेंस के ऊपर जो डिस्कशन होगा उसमें डिफरेंट आउटलुक्स रहेंगे, डाइवर्स आउटलुक्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर की क्या फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वैल्यू है। हमें पता है कि धीरे धीरे वाटर क्राइसिस इतनी बढ़ती जा रही है दुनिया में और इंडिया में भी कि वाटर की इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पीपल एंड डेवलपमेंट। तीसरा है वैल्यू ऑफ वाटर फॉर नेचर एंड क्लाइमेट। लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए वाटर की क्या वैल्यू है, नेचर को सस्टेन करने के लिए, क्लाइमेट को प्रॉपर्ली सस्टेन करने के लिए वाटर की क्या
वैल्यू है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होंगे। इसके अलावा डिस्कशंस ऑन द प्राइसिंग ऑफ वाटर की जो प्राइस, पहले तो वाटर फ्रीली अवेलेबल रहता था, अभी वाटर के ऊपर प्राइस आ गया है, इसके बाद और भी आएगा। तो इसकी जो क्या ट्रेंड रहेगी, इसके ऊपर क्या फ्यूचर में इसके ऊपर क्या पॉलिसीज बनेंगी, इसके ऊपर डिस्कशंस। इंडिजिनस नॉलेज, किस तरीके से हम इंडिजिनस नॉलेज को हार्नेस कर सकते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स, वाटर इन एक्विफर्स एंड द सॉइल, कि वाटर एक्विफर्स और सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है इसे और किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस जो हैं ये चलाई जाएंगी। वर्ल्ड वाटर वीक की जो इवेंट है इसमें टॉप साइंटिस्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, यूएन एक्सपर्ट्स रहेंगे, लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स रहेंगे, एंटरप्रेन्योर्स, टॉप पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट्स, सीईओज, ये सारे ही पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम द वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, और वो अपनी जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उन्हें शेयर करेंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड द फ्यूचर ऑफ वाटर। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो वर्ल्ड की एक प्रेस्टिजियस वाटर अवार्ड है, इसे भी प्रेजेंट किया जाएगा इस इवेंट में। ये जो पूरी इवेंट है ये हेल्प करेगी इन अटेनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें वाटर एक मेजर पार्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाइजर। इंडिया की जो नाइजर सीड कल्टीवेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। सबसे पहले देखते हैं अबाउट नाइजर। नाइजर जो है ये एक माइनर ऑयल सीड क्रॉप है जो रेन फेड कंडीशंस, जहाँ पे रेनफॉल होती है वहाँ पे ये ग्रो करती है। ये इथियोपिया, एरिट्रिया, मालावी इन कंट्रीज की नेटिव है और ये इंडिया में भी ग्रो की जाती हैं। नाइजर सीड्स जो है ये सनफ्लावर सीड्स की तरह दिखने में होती है, लेकिन स्मॉलर होती है इन साइज और ब्लैक कलर की होती है। नाइजर की जो सीड कोट होती है फेयरली थिक होती है और नाइजर सीड्स को स्टोर किया जा सकता है 1 साल तक और तब तक ये खराब नहीं होती है। नाइजर सीड के अंदर प्रोटीन, ऑयल, सॉल्युबल शुगर्स रहती हैं। कमर्शियली नाइजर सीड्स को ग्रो किया जाता है अफ्रीका में, इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और एरियाज में। पूरे वर्ल्ड जो है नाइजर सीड को इंपोर्ट करती है बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर बर्ड सीड, यानी बर्ड्स को फीड करने के लिए नाइजर सीड्स का यूज किया जाता है। आते हैं कल्टीवेशन पे। नाइजर सीड्स को ग्रो करने के लिए रेनफॉल की जरूरत होती है 1000 to 1250 मिलीमीटर्स की एनुअली। नाइजर सीड्स मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करती है प्रॉपरली, तो मॉडरेट रेनफॉल और मॉइस्ट सॉइल ये इसकी रिक्वायरमेंट है। नाइजर सीड्स प्रॉपरली ग्रो करती है लाइट ब्लैक सॉइल्स में या लोमी सॉइल में जिनकी डेप्थ सफिशिएंट हो, और ये वेल ड्रेन्ड हेवी सॉइल्स में भी ग्रो करती है या रॉकी लैटराइट सॉइल्स में भी ये ग्रो करती है। ये जो क्रॉप है ये डेन्यूडेड सॉइल, मतलब जो सॉइल डिग्रेड हो चुकी है वहाँ पे भी ग्रो कर लेती है। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है। फर्स्ट रेन जो है सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए इसमें। फार्मर्स जो है वो उन्हें फील्ड को प्लाउ करने की ज़रूरत है और सीड्स को स्प्रिंकल करने की ज़रूरत है, बस यही रिक्वायरमेंट है और नाइजर सीड्स जो है वो ग्रो कर जाएंगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि नाइजर क्रॉप को ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो नाइजर सीड जो है ये 100% नेचुरली ग्रो कर जाती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोकल फूड क्रॉप भी बन जाता है। नाइजर सीड की 30 to 35% की वेट जो है वो ऑयल होती है इसमें, और ये एडिबल होती है। नाइजर सीड की ऑयल जो है ये पेल येलो या ऑरेंज कलर की होती है, नटी टेस्ट होता है और स्वीट ओडर होता है। इसमें लो एसिडिटी होती है और ये कुकिंग के लिए डायरेक्टली यूज की जा सकती है। एक और बात नोट करना इम्पोर्टेंट है कि नाइजर सीड की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत पुअर होती है। ये लॉन्गर पीरियड तक इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, ये रैंसिड हो जाती है, एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये ऑलिव ऑयल के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से इसे यूज़ किया जाता है और ये लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स करके भी इसे यूज़ किया जाता है। शेल्फ लाइफ इसकी बहुत पुअर होती है।
इंडिया के सदर्न पार्ट्स में नाइजर सीड्स को यूज किया जाता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे नाइजर सीड्स को यूज किया जाता है ड्राई चटनी को बनाने के लिए, और कुछ करीज में इट इज यूज्ड एज अ स्पाइस। इथियोपिया में नाइजर सीड्स को रोस्ट किया जाता है और ग्राउंड किया जाता है। इसके साथ शुगर, वाटर, इन सब चीज़ों को मिला के एक कंकक्शन बनाया जाता है और इसे कॉमन कोल्ड जो होता है, इसे ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में भी ट्राइबल पॉपुलेशन नाइजर सीड ऑयल को यूज करती है कुकिंग के लिए, इसके अलावा लाइफ स्टॉक फीड के लिए, और इन सीड्स को कंज्यूम भी करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन। नाइजर सीड ऑयल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जिसकी वजह से इसकी जो कमर्शियल डिमांड है, परफ्यूम फैक्ट्री, कॉस्मेटिक्स और दूसरी जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे नाइजर सीड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। नाइजर एक खरीफ क्रॉप है, 14 खरीफ क्रॉप्स में से एक है नाइजर, और नाइजर प्लांट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल रिलीज करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी अगर नाइजर क्रॉप की कीमत, सीड की कीमत एक हद से नीचे चली जाती है तो गवर्नमेंट इसे प्रोक्योर कर लेगी एट अ फिक्स्ड प्राइस। नाइजर, इसे रामतिल भी कहा जाता है, गिजोटिया एबिसिनिका ये इसकी साइंटिफिक नेम है। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रही नाइजर की और मार्केट डिमांड क्या है, इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए नाइजर की एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया जाता है। और नाइजर की जो एमएसपी है ये इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एमएसपीज। नाइजर बहुत ही स्पार्सली ग्रोन क्रॉप है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एरिया में इंटेंसिवली इसे कल्टीवेट किया जाता है। तो फिर क्या रीज़न है कि इसे एमएसपी लिस्ट में डाला गया है? बेसिकली नाइजर सीड जो है इसे ट्रेडिशनली ट्राइबल जो पॉपुलेशन है यूज़ करती है। ये लाइफलाइन है ऑफ द ट्राइबल एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नाइजर के लिए एमएसपी जो है वो फिक्स की जाती है, जिसकी वजह से नाइजर न्यूज में है। नाइजर क्रॉप की जो कल्टीवेशन है ये डिक्लाइन होती जा रही है। लास्ट 3 दशकों में इसकी जो एरिया है जहाँ पे ये ग्रो करती है वो श्रिंक होती जा रही है। अगर हम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सेसेमी एंड नाइजर 2013 की इसकी जो रिपोर्ट है इसकी हम बात करें तो 1985-86 में नाइजर को कल्टीवेट किया जाता था ऑन अराउंड 0.6 मिलियन हेक्टेयर्स। 2020-21 तक आते आते ये जो कल्टीवेटेड एरिया है ये श्रिंक हो गई है बाई 80%। अभी 0.1 मिलियन हेक्टेयर से भी कम एरिया में नाइजर को कल्टीवेट किया जाता है। तो ये 14 जो खरीफ क्रॉप्स हैं इसमें सबसे कम एरिया अगर किसी खरीफ क्रॉप को जिसमें कल्टीवेशन में है वो है नाइजर। नाइजर प्लांट्स की जो कल्टीवेशन है इसमें जो डिक्लाइन देखा गया है इसके पीछे जो रीजंस हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला है पैरासाइट। नाइजर प्लांट्स जो है ये रेगुलरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ पैरासाइटिक प्लांट कॉल्ड अमरबेल और कस्क्यूटा चाइनेंसिस। जब इन प्लांट्स की पैरासाइटिक प्लांट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अमरबेल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब नाइजर सीड की जो ईल्ड है वो बहुत डिक्रीज कर जाती है। 52 से 99.2% तक की डिक्रीज देखी गई है। तो जब ऐसी पैरासाइटिक प्लांट्स टेक ओवर कर लेती है कल्टीवेटेड रीजन को, इन सब केसेस में ट्राइबल फैमिलीज जो हैं वो प्रेफर करती है कि वो पैडी को ग्रो करें इंस्टेड ऑफ नाइजर। क्या रीज़न है कि जो ये नाइजर सीड्स हैं ये इन्फेस्टेड रहती है बाय द अमरबेल पैरासाइटिक प्लांट? बेसिकली फार्मर्स जो हैं ये प्रोक्योर करते हैं सीड्स को प्राइवेट ग्रोअर्स से और फेलो फार्मर्स से। तो ये सीड्स जो हैं ये इसमें अमरबेल वीड्स जो हैं वो स्प्रेड किए रहते हैं बिकॉज ये सीड्स ऑथेंटिकेटेड नहीं होते, इनकी क्वालिटी और सोर्स ऑथेंटिकेटेड नहीं रहती। ये जो है इनकी प्योरिटी भी, जेनेटिक प्योरिटी भी अच्छे से नहीं रहती है। तो ये एक मेजर रीजन है। तीसरा है लैक ऑफ एक्सेस।
गवर्नमेंट की कई सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने हाई यील्डिंग नाइजर सीड्स को डेवलप किया है। ये सीड्स जो है ये अमरबेल रेजिस्टेंट नाइजर वैरायटीज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फार्मर्स तक नहीं पहुंचते। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली गवर्नमेंट ने के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने JNS 28 एंड 30 वैरायटीज ऑफ नाइजर इन्हें प्रोड्यूस किया है, डेवलप किया है। ये रेजिस्टेंट है टू अमरबेल, तो पैरासाइटिक प्लांट जो अमरबेल है इन्हें ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते, ये रेजिस्टेंट है। लेकिन ये जो प्रोड्यूस किए गए हैं JNS 28, 30, इनकी क्वांटिटी इतनी कम है कि ये फार्मर्स तक पहुंचे ही नहीं, इन्हें फार्मर्स तक पहुंचाया ही नहीं जा सका। अगला है पुअर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। एग्जिस्टिंग जो फॉर्मल सिस्टम है सीड प्रोडक्शन का, ये सफिशिएंट है ही नहीं। नाइजर एक माइनर क्रॉप है, तो इसकी जो सीड प्रोडक्शन है ये हाईली प्रायोरिटाइज्ड है ही नहीं। जो एजेंसीज हैं, सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज, इन्हें प्रायोरिटाइज नहीं करती। सीड क्वालिटी की जो प्रोडक्शन है वो इसीलिए अच्छी नहीं रहती है, ये फार्मर्स तक पहुंचती भी नहीं है। अगली है नो प्रायोरिटी टू ट्राइबल फूड। नाइजर जो है इसकी अभी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ट्राइबल फूड जो है इसे गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज नहीं किया है, तो ट्राइबल फूड के पेट्रन्स कम हैं। इनफैक्ट ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो उनके फूड हैबिट्स भी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, तो एज ए रिजल्ट इसकी जो नाइजर की जो कल्टीवेशन है उसका डिमांड भी कम होता जा रहा है। अगली है गवर्नमेंट अपैथी। गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं नाइजर सीड्स की कल्टीवेशन के लिए, वो फार्मर्स तक पहुंचते ही नहीं हैं। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई फार्मर्स है वो अवेयर ही नहीं है कि नाइजर के लिए MSP दिया जाता है। वो अपने प्रोड्यूस को लोकल ट्रेडर्स को सेल करते हैं, इसकी वजह से उन्हें प्राइस जो है वो अच्छी नहीं मिलती है और गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस भी उन्हें नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा स्टेप्स उठा भी नहीं रही है कि फार्मर्स को पता चले कि इसके लिए MSP दिए जाते हैं या फिर दूसरी इनिशिएटिव्स भी हैं इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। तो इन अ नटशेल, लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट इन ट्राइबल क्विजीन, अमरबेल इन्फेस्टेशन, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ नाइजर सीड्स एंड इंक्रीजिंग पैडी कल्टीवेशन आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा लिमिटेड चॉइस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यूज ऑफ फार्म सेफ्ड सीड्स, जो फार्म में बच जाते हैं उस साल के जो नाइजर सीड्स हैं उसी को अगले साल फिर यूज किया जाता है, तब तक वो इन्फेस्टेड हो जाते हैं विथ अमरबेल। देन लो इनपुट एप्लीकेशन, दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द लो यील्ड ऑफ नाइजर सीड्स। तो अभी वे अहेड ये है कि सीड विलेजेस को सेटअप किया जाए ताकि हाई क्वालिटी नाइजर सीड्स को प्रोड्यूस किया जा सके, जिन्हें फार्मर्स को डायरेक्टली सेल किया जाए एग्रीकल्चरल फेयर्स और लोकल शॉप्स के द्वारा। और इंटरनेशनल डिमांड काफ़ी है नाइजर सीड की, लेकिन वो मीट ही नहीं होती है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को नाइजर सीड की प्रोडक्शन को रैम्प अप करने की ज़रूरत है, मार्केट एक्सेस को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है टू दी ट्राइबल कम्युनिटीज़। नाइजर सीड फिर से इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली वायबल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली जो एरिड और हिली एरियाज में रहते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि नाइजर सीड के कल्टीवेशन, नाइजर की कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये जो स्टेप्स हैं इन्हें उठाए जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, GI टैग टू मिथिला मक्खन। गवर्नमेंट ने रिसेंटली GI टैग दिया है टू मिथिला मक्खन। मिथिला मक्खन जो है ये एक स्पेशल वैरायटी है फॉक्सनट की, जो बिहार के मिथिला रीजन में कल्टीवेट की जाती है और नेपाल में भी इसे कल्टीवेट किया जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन या GI जो है ये एक ऐसा साइन है जो यूज किया जाता है ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन, जिनकी एक प्रॉपर क्वालिटी है, जिनकी एक प्रॉपर रेप्यूटेशन है, एक पर्टिकुलर ओरिजिन है, ऐसी प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया जाता है। और जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की पार्ट है जो पेरिस कन्वेंशन के अंदर आती है, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन जो है इसे एडमिनिस्टर करती है जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। ये टैग 10 साल के लिए वैलिड रहती है, 10 साल के बाद इसे फिर से रिन्यू करना होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत GI टैग्स कवर
होती है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो इन्हें यूज़ किया जाता है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, वाइन, स्पिरिट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली एक अश्योरेंस रहता है प्रोडक्ट के ऊपर कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया से ये प्रोडक्ट आ रही है और इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेड मार्क इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये एक अश्योरेंस मिलता है कि ये प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन से आ रही है और यहीं से फिर इसे पूरी दुनिया में ये जाना जाता है। कर्नाटका जो है इसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स है 47। कर्नाटका के बाद है तमिलनाडु। कई सारी बेनिफिट्स हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस की। पहला ये है कि लीगल प्रोटेक्शन कन्फर करता है ये प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा है कि अनऑथराइज यूज़ को प्रिवेंट भी करता है। अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक प्रोडक्ट जब ग्रो कर रही है या प्रोड्यूस हो रही है तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो हैं वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एज ए रिजल्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बूस्ट हो जाते हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और गुड्स की इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी। मिथिला मक्खन को जो जीआई टैग मिला है इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज फिर ये इसकी जो ग्रोअर्स हैं इन्हें एक प्रॉपर मैक्सिमम प्राइस मिलेगा फॉर देयर प्रीमियम प्रोड्यूस और फार्मर्स जो हैं वो प्रॉफिट कर पाएंगे। और फेस्टिव सीजन में मिला है तो बिहार के बाहर जो लोग हैं ये भी इसका यूज़ कर पाएंगे विथ रेवरेंस। अगली टॉपिक है टमेटो फ्लू। अभी एक रिसेंटली नई इन्फेक्शन जिसे टमेटो फ्लू या टमेटो फीवर भी कहा जा रहा है इसे डिटेक्ट किया गया है इंडिया में, मोस्टली अमंग यंग चिल्ड्रन हुआ 5 years ओल्ड। अभी ये रिपोर्ट जो है लैंसेट रेस्पिरेटरी जर्नल में अभी पब्लिश भी हुई है। टमेटो फ्लू जो है ये एक रेयर वायरल डिजीज है जिसमें रैशेस होते हैं रेड कलर के, स्किन में इरिटेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है और ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं रेड कलर के जो टमेटो की तरह दिखने में होते हैं और इसी से इसका नाम पड़ा है इस डिजीज का टमेटो फ्लू। ये एक तरीके का HFMD है, दैट इज हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। टमेटो फ्लू इज कॉज्ड बाय कॉक्स सैकी वायरस A16। ये एंटेरोवायरस फैमिली में बिलोंग करता है। ये वायरस हैंड फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये एक तरीके का टमेटो फ्लू जो है ये एक तरीके का HFMD भी है और इसमें कई सारी दूसरी वायरसेस भी आ जाती हैं जो सारी एंटेरोवायरसेस ही हैं, उनकी वजह से ये होता है। वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो टमेटो फ्लू और टमेटो फीवर जो है ये मोस्टली रिपोर्ट किया गया है अमंग चिल्ड्रन हुआ फ्रॉम बिटवीन द एज ऑफ 1 to 9। इलनेस जो है वो रेयर होती है इन अडल्ट्स एज दे यूजुअली हैव इम्यून सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड देम फ्रॉम वायरस। टमेटो फ्लू जो है ये कंटेजियस होता है बहुत ज़्यादा और बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं ऑफ एक्सपोजर एज वायरल इन्फेक्शन जो है वो कॉमन होता है इस एज ग्रुप में और वायरस जो है वो स्प्रेड भी करता है क्लोज कांटेक्ट की वजह से। यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं टू दिस इन्फेक्शन थ्रू द यूज ऑफ nappies, touching unclean surfaces and putting things directly into the mouth। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो टमेटो फ्लू की जो इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी जो सिम्टम्स हैं उसमें वो चिकनगुनिया की तरह ही होती है, तो हाई फीवर, रैशेस, इंटेंस पेन जॉइंट्स में। और दूसरी वायरल इन्फेक्शंस की जो सिम्टम्स होती हैं वही यहाँ पे भी लागू होती है। इसमें फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, जॉइंट का स्वेल हो जाना, बॉडी एक और कॉमन इन्फ्लुएंजा जैसी सिम्टम्स जिसमें कुछ डेंगू में जैसी सिम्टम्स होती हैं वो सारी इसमें देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर सेल्फ लिमिटिंग है, इसमें कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं होते और टोमेटो फ्लू चिकनगुनिया की तरह ही होता है या डेंगू की तरह ही होता है, तो इसमें सेम ट्रीटमेंट ही लागू होता है जिसमें आइसोलेशन हो, रेस्ट हो, फ्लूइड का लेना काफ़ी हद तक, हॉट वाटर स्पंज, ये सारी रिलीफ देती है फ्रॉम इरिटेशन एंड
रैशेस। सपोर्टिव थेरेपी यानी पैरासीटामोल फीवर को कम करने के लिए, बॉडी एक को कम करने के लिए। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें, और बाकी अलग से कोई प्रोटोकॉल इसमें नहीं होता। अगर टमेटो फ्लू को प्रिवेंट करना हो तो सैनिटाइजेशन, हाइजीनिक सराउंडिंग्स में रहना, तो ये टमेटो फ्लू या टमेटो फीवर को स्प्रेड करने से रोकता है। जो बच्चे इन्फेक्टेड हो गए हैं ऑलरेडी, उन्हें आइसोलेट कर देना ताकि सिम्टम्स सबसाइड कर जाए कम्प्लीटली, और वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ फूड, टॉय, क्लोथ्स शेयर ना करें, और जो इन्फेक्टेड बच्चे हैं वो भी खुद की जो बॉडी में जो रेड ब्लिस्टर्स हैं उन्हें स्क्रैच ना करें, उन्हें टच ना करें। यही सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं टमेटो फ्लू के। अगली टॉपिक है वेस्ट नाइल वायरस। रिसेंटली न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि वेस्ट नाइल वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है 2 लोगों में। वेस्ट नाइल वायरस जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कॉज करता है वेस्ट नाइल फीवर। ये वायरस फ्लैवीवेरिडी फैमिली में बिलोंग करता है, और फ्लैवी वायरस जीनस जो है इसमें और भी कई सारी वायरस आते हैं, फॉर एग्जांपल जीका वायरस, डेंगू वायरस और येलो फीवर वायरस। वेस्ट नाइल वायरस जो है ये ह्यूमंस में फेटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। 80% ऑफ द पीपल जो है वो जो इन्फेक्टेड होते हैं बाई वेस्ट नाइल वायरस डिजीज, दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स। ये वायरस जो है ये सीवियर डिजीज कॉज करता है हॉर्सेस में, और इनके डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। बर्ड्स जो हैं वो नेचुरल होस्ट्स होती हैं वेस्ट नाइल वायरस की। ट्रांसमिशन की बात करें तो ह्यूमन इन्फेक्शन तब होता है जब मस्कीटोज बाइट कर लेते हैं, इन्फेक्टेड मस्कीटोज तब, और मस्कीटोज तब इन्फेक्टेड हो जाते हैं जब वो फीड करते हैं ऑन इन्फेक्टेड बर्ड्स। इन्फेक्टेड बर्ड्स जो है उनके ब्लड में ये वायरस सर्कुलेट करता रहता है फॉर अ फ्यू डेज, और जब मस्कीटोज इन्हें काट लेती हैं तो उनके ब्लड में भी फिर ये वायरस चला जाता है, और इवेंचुअली वायरस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाता है। उसके बाद मस्कीटोज जब फिर से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को बाइट करती है तब ये वायरस उनमें इंजेक्ट हो जाता है, जहां जाके ये मल्टीप्लाई करती है और इलनेस भी कॉज करती है। तो वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स, उनके ब्लड और अदर टिश्यूज। आते हैं सिम्टम्स पे। यूजुअली लोग जब अफेक्टेड हो जाते हैं विथ वेस्ट नाइल वायरस, दे डू नॉट हैव एनी डिफरेंट सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स भी कभी कभी नहीं दिखते हैं। कुछ सिम्टम्स कभी कभी जो शो होते हैं उसमें है फीवर, हेडेक, बॉडी एक, स्किन रैश, स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स एटसेट्रा। ये कुछ हफ्तों तक रहते हैं एंड दे कैन गेट अवे ऑन देयर ओन। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, वैक्सीन कुछ है नहीं, तो ओनली वे टू रिड्यूस इन्फेक्शन इज टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, कि लोगों को एजुकेट करे और उसके बाद मेजर्स ले ताकि वायरस एक्सपोजर ना हो। वैक्सीन्स जो हैं वो हॉर्सेस के लिए अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं है अगेंस्ट वेस्ट नाइल वायरस। यहाँ पे वेस्ट नाइल वायरस की जो ट्रांसमिशन साइकिल है वो शो की गई है। अगली टॉपिक है पालन 1000। रिसेंटली पालन 1000 के लॉन्च को विजिट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ ने। पालन 1000 एक नेशनल कैंपेन है, एक पेरेंटिंग ऐप है जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव के ऊपर है। ये प्रोग्राम जो है वो मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई, और इस ओकेजन में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ ने हाईलाइट किया कि इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस अचीव किया है इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टिलिटी फ्रॉम 45 पर 1000 लाइव बर्थ्स 2014 में ये था टू 35 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2019। तो काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिला है, जहाँ पे 2014 में 1000 लाइव बर्थ्स में 45 थी चाइल्ड मोर्टिलिटी, वहाँ पे 35 हो गई है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पालन 1000 जो है ये फोकस करती है ऑन दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी स्टार्टिंग 2 years ऑफ देयर लाइव्स। 2 साल शुरुआत की लाइफ की शुरुआत की 2 साल जो है
इस समय कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है पालन 1000। ये प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करती है केयर गिवर्स को कि किस तरीके से एवरीडे रूटीन रहनी चाहिए वाइल अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रन, और उनके डाउट्स को भी क्लियर करती है। एक बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और विमेन्स हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट सब कुछ के ऊपर डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट को। इसके अलावा जब बेबी बॉर्न हो जाती है उसके बाद फर्स्ट 2 years ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, इस समय बेबी को राइट न्यूट्रिशन, स्टिम्युलेशन, लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है फॉर बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेन। फर्स्ट 1000 days जो होती हैं वो एस्टैब्लिश करती है एक सॉलिड प्लेटफॉर्म फॉर अ चाइल्ड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल हेल्थ। इसीलिए स्कीम का नाम दिया गया है, इस कैंपेन का नाम दिया गया है पालन 1000। ये फर्स्ट 1000 days बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है फॉर द बेबी, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पालन 1000 दिया गया है स्कीम का नाम। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना है कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स। नंबर 1, द स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस और सिंग is a NASA-led initiative that invites research teams from all over the world to compete for an opportunity to design payloads that will be shuttled to Chinese Tiangong space station. Number 2, China's Tiangong space station, when complete, is expected to be around 50% more massive than the International Space Station. Number 3, the Anangtal Lake in Uttar Pradesh, that was built 1000 years ago, has been declared a monument of national importance through a gazette notification by the Ministry of Culture. Number 4, Pacific bluefin tuna is critically endangered in the IUCN Red List. Number 5, Niger is a major oilseed crop that is grown predominantly under rain-fed conditions. Number 6, geographical indications are a part of the intellectual property rights that comes under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Number 7, GI tags are valid for a period of 15 years from which they can be renewed. Number 8, tomato flu is a rare viral disease which causes red colored rashes, skin irritation and dehydration, and the disease gets its name from its blisters it causes, which look like tomatoes. It is a form of hand, foot and mouth disease. Number 9, West Nile virus is a DNA virus that causes West Nile fever. Number 10, Palan 1000 campaign focuses on the cognitive development of children in the starting 2 years of their lives. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.